नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हर दिल अजीज मालती जोशी जी की एक कहानी घर लेके आई हूँ। पिंटू ने पिल्ले को इतनी बेरहमी से जमीन पर पटका कि दीपू का नन्हा सा मन करुणा से पसीज उठा। इच्छा हुई कि पिंटू को कसकर एक झापड़ लगाए और पिल्ले को गोद में समेटते हुए बस इतना ही कहते बना उससे, ऐसे मारा जाता है कहीं? गूंगा जानवर है बेचारा, देख लेना भगवान जी तुम्हें खूब पाप देंगे। लेकिन इतनी सी बात पर भी दोनों भाई बहन उस पर चढ़ बैठे। बड़ा आया भगवान जी का भगत, हमारा पिल्ला है, हम मारेंगे, 1000 बार मारेंगे, मार डालेंगे, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? दीपू का सारा आवेश ठंडा पड़ गया। पिल्ला कब उसके हाथ से छिनकर पारुल के पास चला गया, इसका भी उसे होश न रहा। किसी अनाम दुख से सुबकता हुआ वह अपनी मम्मी के पास दौड़ गया और उसकी गोद में मुंह छिपाते हुए बोला, मम्मी हमें भी एक कुत्ता ले दीजिए ना प्लीज। मम्मी हस्बे मामूल किताब पढ़ रही थी। दीपू की गुहार उनके कान तक पहुंची ही नहीं। खींच कर उसने किताब खींच ली। क्या है रे, क्यों तंग कर रहा है? मम्मी चीखी। पढ़ते समय कोई परेशान करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर दिन भर ही तो पढ़ती रहती है। अपनी बात कोई कहे तो कब? कॉलेज क्या जाने लगी? दीपू की तो मुसीबत हो गई है। अब बोलना, क्या बात है? हमें एक कुत्ता चाहिए, उसने कुनमुनाते हुए अपनी फरमाइश रखी। लकी है तो? वह तो पिंटू का है, तो क्या सबके लिए अलग अलग कुत्ते लाएं? वह अकेला ही घर भर में नाक में दम किए रहता है। लेकिन पारुल और पिंटू हमें छूने भी नहीं देते। हमें तो अपना चाहिए। चाहिए तो, पर रखोगे कहाँ? अपना सिर छुपाने के लिए तो जगह नहीं है, मम्मी ने भुनभुनाते हुए कहा। दीपू ने अपने चारों ओर देखा। मम्मी ठीक ही तो कह रही है। कितना छोटा सा कमरा है, वो भी दीपू की खटिया दिन भर मम्मी के पलंग के नीचे रहती है, नहीं तो हिलने की भी जगह नहीं रहे। नानी का पूजा वाला घर तो है, उनकी खाट और ठाकुर जी तो अब स्टोर में पहुंच गए हैं, नहीं तो शायद इसी कमरे में उनकी खुल खुल खांसी रात भर सुननी पड़ती। मम्मी तो फिर अपनी पुस्तक में खो गई। दीपू उनकी गोद में पड़ा पड़ा सोचता रहा। फिर कुछ देर बाद ऊब कर बाहर चला गया। कंपाउंड में पिंटू के दोस्त जुड़ आए थे, शायद क्रिकेट खेलेंगे। अपमान का घाव अभी ताजा था, इसीलिए वह चुपचाप बरामदे में खड़ा निमंत्रण की राह देखता रहा। लेकिन पिंटू के पास ढेर सारे साथी थे। वह ननकू क्यों बनने लगा? उसका खेल बड़े मजे से शुरू हो गया। फिर वहां खड़े रहना दीपू को बड़ा दयनीय सा लगा। वह हॉल में चला गया। गोल मेज पर ढेर सारी पत्रिकाएं पड़ी थी। उन्हें लेकर वह सोफे पर बैठ गया। तस्वीरें देखने लगा। अखबार में बच्चों वाला पेज उसने पढ़ डाला। कविताएं रट ली, पहेलियों के उत्तर याद कर लिए। अब कोई पूछेगा तो पिंटू और पारुल से पहले तपाक से जवाब दे देगा। राजा बेटा तो दीपू ही बनेगा। इश, दीपू जी सोफे पर पैर लेकर नहीं बैठते, कितनी बार कहा है। उसने चौंक कर देखा। मामी जी पता नहीं कमरे में कब आ गई। पता नहीं कब उसने पैर ऊपर कर लिए थे। अनजाने में ही हो जाता है सब। वह चुपचाप बैठा अपराधी भाव से मामी जी को देख रहा था, जो यहाँ वहां से कागज के टुकड़े बिन रही थी। मामी जी, उसने साहस बटोरते हुए कहा, पिंटू हवाई जहाज बना रहा था, ये कचरा उसी का फैलाया हुआ है। कोई भी फैलाए बेटा, डांट तो हमें ही खानी है। मामी जी ने कसीले स्वर में कहा। तो उसे लगा व्यर्थ ही अपनी सफाई दे रहा है वह। मामी जी को तो आजकल उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। पहले वाला लाड प्यार जाने कहाँ चला गया। होता क्या है कि बच्चे चाहे लड़ाई करें चाहे शरारत, नानी जी उसका पक्ष लेती हैं और डांट पड़ती है पिंटू पर, पारुल पर। मामा जी भी अपने बच्चों को ही घुड़क देते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कहता। इसीलिए हर बार मामी जी का मुंह फूल जाता है। बच्चे भी उससे कटते जा रहे हैं। इससे तो अच्छा होता थोड़ी डांट पड़ जाया करे, तब इतना अकेला तो नहीं पड़ जाएगा वो। इससे तो सचमुच गांव में अच्छा लगता था। डांट पड़ती थी तो सबको एक साथ,
दादाजी खुश हो जाते तो सबको एक साथ चवन्ने इनाम में देते। तब कुल्फी वाले की राह देखने में कितना मजा आता। दूर से उसकी साइकिल की घंटी बजती और सब दौड़ पड़ते। यहाँ तो कुल्फी का नाम भी ले लो तो गजब हो जाए। गांव में सचमुच बड़ा आनंद था। खूब लंबा चौड़ा घर, दूर दूर तक फैले खेत, बच्चे कहाँ समा जाते पता ही नहीं चलता। मजे से कुएं पर नहाया करते, गन्ना चूसते रहते, पेड़ से कच्ची अंबियां तोड़ते रहते। कोई रोकता नहीं था। न दिन भर जूते मोजे पहनने की बंदिश थी, न बार बार सॉरी और थैंक यू बोलने का झंझट। डाइनिंग टेबल पर करीने से बैठकर तमीज से खाना खाने का सिरदर्द भी नहीं था। बस जब भी भूख लगती दादी के गले में बाहें डाल दी या ताई जी की साड़ी के पल्लू से लिपट गए, फौरन मम्मी को हुक्म हो जाता। वह चुपचाप थाली लगा देती। यहाँ तो डांटने लगती है, जाने कौन से अकाल से चला आया है, दिन भर भूख भूख चिल्लाया करेगा। अब उसे बार बार भूख लग आती है तो वह क्या करे। अंग्रेजी स्कूल की समस्या न होती तो वह गांव में ही बना रहता। मम्मी चाहे यहाँ चली आती, यहाँ उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी सुबह कॉलेज चली जाती है, दिन भर या तो पढ़ती है या बुनाई लेकर बैठ जाती है। पापा को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखने का काम और पाल लिया है। अब दीपू को भूख लगती है तो वो किससे कहे। मामी जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। नानी माँ लाड तो बहुत करती है, पर उनसे होता हवाता कुछ नहीं, बस बैठे बैठे ऑर्डर दिया करती है। मम्मी ने तो किचन में जाने की कसम ही ले रखी है। यह भी नहीं होता कि एक आध बार नानी जी के लिए चाय ही बना दे। कभी कभार मम्मी रसोई में चली जाया करे तो दीपू की भी पहुंच वहां हो जाए। कितने दिन हो गए उसे आटे की लोई से चिड़िया बनाए हुए। भिंडी के डंठलों से दीवार पर चित्रकारी करना भी वह भूलता जा रहा है। ताजे उबले आलू में नमक लगाकर खाने की उसकी बड़ी इच्छा होती है, पर मन मार कर रह जाता है। कढ़ाई में सिकते हुए मूंगफली के दानों की सुगंध उसके मुंह में पानी भर जाती है। पिंटू उसके हिस्से के 4-6 दाने उसे पकड़ा भी जाता है, पर उसे मन कहाँ भरता है। मन में तो यही लगा रहता है कि इस पिंटू के बच्चे ने जरूर बेईमानी की होगी। नारियल की गिरी कसने के बाद जो सफेद सफेद सा मीठा बच जाता है, घर पर हमेशा उसके ही हिस्से आता है। पर यहाँ 3-3 दावेदार मौजूद है। उसे पिंटू की तरह झपटना भी तो नहीं आता। मम्मी का डर बना रहता है। फिर पेटू कहलाना उसे अच्छा नहीं लगता। सोफे पर पांव रख दो तो कैसे कैसे देखने लगते हैं। फिर खाने के लिए जिद करना तो व्यर्थ है। होमवर्क करते करते वहीं बिस्तर पर पसर गया था वह। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो देखा मम्मी शीशे के सामने खड़ी जूड़ा बांध रही है। कहाँ जा रही हो मम्मी? जाना कहाँ है रे? यूं ही घूमने। हम चले? चलो। फटाफट तैयार होकर वह बाहर आया तो देखा पिंटू और पारुल मम्मी के गले में झूल रहे हैं। बुआ पार्क जा रही हो? हम भी चलेंगे। और बस मम्मी ने हाँ कर दी। दोनों उछलते कूदते कपड़े बदलने चले गए। इतना गुस्सा आया उसे, मना क्यों नहीं कर दिया। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे वाह, ऐसे मना करते बनता है पगले? हमसे कुट्टी है दोनों की। दिन में 10 बार तो तुम लोग कुट्टी होते हो। अच्छा चलो, हम दोस्ती करवा देंगे। दोस्ती तो हो गई, पर घूमने का सारा मजा किरकिरा हो गया। थोड़ी देर को मम्मी के साथ वह अलग दुनिया बसाने की सोच रहा था। सब चौपट हो गया। अब पूरे रास्ते पिंटू पटर पटर बोलता जाएगा। पारुल तो ऐसे चिपट जाएगी जैसे उसकी अपनी मम्मी हो। पार्क में मम्मी कहानी भी सुनाएगी तो पारुल गोद में चढ़ी रहेगी। सबसे ज्यादा मुसीबत तो यह है कि ये लोग साथ में होते हैं तो मम्मी कुछ खिलाती भी नहीं है। घर पर तो कभी जी भरकर खा नहीं पाता दीपू। पार्क में जरूर थोड़ी सी जिद कर लेता है। मम्मी फिर कभी कभार ले भी देती है, पर ये लोग साथ होते हैं तो झट घर पर चुगली कर देते हैं। न भी करें तो अगले ही दिन किसी का गला खराब हो जाता है तो किसी का पेट। बस मामी जी फौरन ताड़ जाती है। कल बुआ जी के साथ पिकनिक मनाई होगी, क्यों? वह कहते और लगे हाथ मम्मी को भी एक हल्की सी डांट पिला देती। पता नहीं कैसे लोग हैं, जरा सा भी कुछ हजम नहीं कर सकते। दीपू को खिलाकर देखे कोई। सच, पापा की ये बात बहुत अच्छी है। खूब खाएंगे, खूब खिलाएंगे। मम्मी टोकेगी तो डांट देंगे, खाने दो उसे।
अपनी तरह नाजुक मिजाज मत बनाओ। अब तो पापा भी चाट पकोड़े खाने के लिए तरस गए होंगे। वहां तो ये सब चीजें क्या मिलती होगी। वैसे उस दिन तो मामा जी बता रहे थे कि अब लंदन में भी ढेर सारे हिंदुस्तानी होटल खुल गए हैं। सब तरीके का खाना मिलने लगा है। मतलब पापा वहां भी मजे कर रहे होंगे। और दीपू यहाँ हिंदुस्तान में भी सब चीजों के लिए तरस गया है। पार्क में गीली घास पर बैठकर वह यही सोच रहा था और कुढ़ रहा था। पापा कब आएंगे मम्मी? रात को उसने रोज की तरह माँ की गोद में दुबकते हुए पूछा। क्या पता कब आएंगे, मैं तो इतना बोर हो गई हूँ। कहीं चलो ना मम्मी। कहाँ चले बेटा? मम्मी ने हताश स्वर में कहा। सच तो था, कहाँ जाएंगे? मौसी के यहाँ अभी पिछली छुट्टियों में ही तो होकर आए हैं। बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। ले देखकर गांव ही रह जाता है। वहां दीपू के तो मजे रहते हैं, पर मम्मी बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। कहने को इतना बड़ा घर है, पर ढंग का एक कमरा भी नहीं। न बिजली है न नल। बस गर्मी में तपते रहो। पानी तो खैर महरी लाती है, पर ढंग का बाथरूम भी तो नहीं है। मम्मी हर बार अपना ट्रांजिस्टर ले जाती है, पर सुनने का समय ही नहीं मिलता। किताब तो वहां वह छू भी नहीं सकती। बस दिन भर ताई जी के साथ रसोई में घुसी रहती है या गांव की औरतों से घिरी दादी के पास बैठी रहती है। खूब आगे तक सिर ढके चुपचाप रहने वाली ये मम्मी कितनी अजीब लगती है, कितनी बेचारी सी। न अपनी खुशी के लिए मम्मी को परेशान नहीं करेगा वह। अपने घर कब चलेंगे मम्मी? अपने घर? पापा तो आ जाए। पापा कब आएंगे? बस घूम फिर कर वही प्रश्न। पापा कब आएंगे मम्मी? आखिर पापा की एक चिट्ठी आ ही पहुंची, जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था। कितना खुश था दीपू उस दिन। सारे घर में नाचता हुआ गा रहा था। अब तो वह अपने घर जाएगा। मामी जी ने आखिर कह ही दिया। दीपू जी, ये घर किसका है फिर? तुम्हारा नहीं ना? उसने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा। ये तो पिंटू लोगों का है, हमारा तो भोपाल में है। भोपाल को भूल जाओ बेटे, अब कलकत्ता की बात करो। मामा जी ने पीठ थपथपाकर कहा। पर कलकत्ता की कल्पना उससे गुदगुदा न सकी। उसके मन प्राणों में तो वही पुराना घर बसा हुआ था। पापा जी को लिवाने मामा जी के साथ दीपू और मम्मी दोनों मुंबई गए। हवाई जहाज देखने की उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी। और यहाँ तो इतने सारे हवाई जहाज थे। वहां उतने सारे लोगों के बीच वह दूर खड़ा रहा। पापा को पहचान भी न सका। पास आने पर भी कुछ देर तो संकोच में दूर ही खड़ा रहा। आखिर पापा ने ही उसे गोद में उठा लिया। कितना लंबा हो गया है रे, उन्होंने प्यार से उसे चूमते हुए कहा। वह धीरे धीरे पापा के गालों को छूकर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पापा अपन अब घर चलेंगे ना? पापा उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाए थे। फर वाला कोट, रंगीन स्वेटर, तस्वीरों वाली रंगीन किताबें, खुशी का जैसे पूरा सामान ले आए थे। पर सबसे बड़ी खुशी थी बस घर जाने की, अपने घर जाने की। पापा आए तो मेहमान नवाजी का एक लंबा दौर शुरू हो गया। कभी किसी के यहाँ खाने पर जाना पड़ता तो कभी किसी के यहाँ चाय पर। 2-4 पार्टियां तो मामा जी ने ही दे डाली। दीपू बुरी तरह बोर हो गया। इन लोगों को 2 साल से देखते देखते तंग आ चुका था। कोई आकर्षण बाकी नहीं रहा था। लगता था पापा पता नहीं कितनी लंबी छुट्टी लेकर आए हैं, घर चलने का नाम ही नहीं लेते। मामा जी के यहाँ से चले तो सीधे गांव पहुंचे। वहां भी तो इंतजार हो रहा था। दादी ने पता नहीं कितनी कैसी कैसी पूजा भाग रखी थी। गांव पहुंचते ही वह खटराग शुरू हो गया। मिलने वालों का यहाँ भी तांता लगा हुआ था। पापा इंग्लैंड क्या हो आए जैसे अजूबा बन गए थे। दादी तो उन्हें ऐसे देखती कि बस रोज शाम को नजर उतारती। मम्मी कोने में छिपकर हंसती रहती। राम राम करके चलने का दिन आया तो सबकी आंखें गीली हो गई। पर दीपू का मन बलियों उछल रहा था। वह अपने घर जा रहा था। वहां मेज पर चढ़कर वह हाई जंप लगाएगा, बालकनी पर घुड़सवारी करके मम्मी को डराएगा, रेडियो के सुर में सुर मिलाकर गाएगा। ये सारे काम उसने कब से मुलतवी कर रखे हैं। पर मम्मी के साथ उस कबूतर खाने में प्रवेश करते ही उसका मन बैठने लगा। मम्मी, ये अपना घर नहीं है,
यही है बेटा, ये कलकत्ता है या ऐसे ही छोटे से घरों में रहना पड़ेगा। धत तेरे की, क्या सोचा था और क्या निकला। दूसरे ही दिन ट्रक आ गया। धीरे धीरे सामान खुलने लगा तो हर्ष और विस्मय से उसकी बाँछें खिल गई। वह हर चीज को सूंघता रहता। मम्मी छत पर गद्दे सुखाने लगी तो वह उस पर लोटपोट होता रहा। 2 साल तक बंद रहने के बाद भी उनमें एक परिचित सी महक बची थी। यह महक, यह गंध उसके मन में संजोई यादों को तरोताजा कर रही थी। मम्मी पर भी जैसे जादू सा हो गया था। दिन भर बनी संवरी लेकिन सचमुच रहने वाली मम्मी गुनगुनाती हुई काम में जुट गई। सलवटे पड़ी साड़ी और बिखरे बालों में मम्मी एकदम घरेलू लग रही थी। पापा दनादन पैकिंग खोलते जा रहे थे। मम्मी सामान धो पहुँच कर चमकाती जा रही थी। दीपू उन लोगों के बीच फुदकता छोटे छोटे काम कर रहा था। शाम तक किचन सही शक्ल में आ गया था। ड्राइंग रूम भी बैठने लायक हो गया था। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पापा ने एक लंबी जमाई ली और ऐलान कर दिया कि बाकी का काम कल करेंगे और यह भी कि रात का खाना होटल में खाएंगे। एकदम घर में उत्सव का सा वातावरण बन गया था। उसके हाथ मुंह खूब अच्छे से धुलवा कर मम्मी ने उसे नए लंदन वाले कपड़े पहना दिए थे और खुद नहाने चली गई। पापा वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर शेव बनाने लगे। नाइट सूट पहनकर शेव बनाते पापा उसे बड़े अपने से लगे। उनका यह रूप वह भूलता जा रहा था। जब से आए थे पापा बढ़िया सूट में सजे धजे घूम रहे थे। लोगों से धीमी धीमी आवाज में बात करते पापा। नानी के सामने बड़े अदब कायदे से रहने वाले पापा उसे मेहमान ही लग रहे थे। गांव जाने पर सूट तो उतर गया था पर लोग बागों से घिरे बिंदोली खाते पापा बड़ी दूर की चीज लगे। कभी दादी की गोद में सिर रखकर लेट जाते तो कभी ताई जी के पल्लू से हाथ पोंछने लगते। उस समय वे बिल्कुल बच्चों के से लगते। पापा तो बिल्कुल नहीं लगते। सुनो, मम्मी नहाकर आई थी। वह गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा है। देख लूंगा अभी। गैस कंपनी को कल याद करके फोन तो कर दोगे ना? यस बॉस, बाय ऑल मीन्स। दीपुर के स्कूल का क्या करेंगे? मिड सेशन में एडमिशन तो मिल जाएगा ना? देख लेंगे, ढेरों स्कूल है यहाँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं जी, अच्छा स्कूल चाहिए। अच्छा, दूध का क्या करेंगे? डेयरी वाले को याद दिला दिया क्या? पड़ोस में पूछ लो। काम के लिए भी तो किसी को तलाशना होगा, कोई छोकरा या ओफो। क्या ये सब काम आज ही की तारीख में तय हो जाने चाहिए? पापा एकदम झल्ला पड़े। और क्या, हर काम मुझे ही करना होगा? कम से कम मेहरे का इंतजाम तो तुम कर सकती हो। आस पड़ोस में शरीफ लोग बसते हैं, जाकर पूछ लो। मम्मी तो एकदम सुबकने ही लगी। ओफो, पापा ने बेजारी से कहा और मम्मी के पास चले आए। एक गाल पर साबुन का झाग फैला हुआ था, दूसरा सफाचट। पेटीकोट ब्लाउज के ऊपर तौलिया लपेटे मम्मी, शंकर जी की तरह बालों पे जूड़ा बंधा हुआ। सच देखकर इतनी हंसी आई दीपू को। वह बाहर गैलरी में जाकर देर तक हंसता रहा। मन इतना हल्का हो गया था। घर अब सचमुच घर बनता जा रहा था। मालती जोशी जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से मेरा एक विनम्र आग्रह है। मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन अगर आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।